गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने कक्षा 10 में से रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी। कल की क्लास में हमने रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, जिसमें से नाभिकीय अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके बाद में रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे तो कल की क्लास में हमने योगात्मक अभिक्रिया के साथ साथ में विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिसमें से योगात्मक अभिक्रिया में बताया गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया में बताया गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी अणुओं में उपस्थित दो भिन्न भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को भी दो भागों में बांटा गया था। पहले नंबर में बताया गया था एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरे नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी तत्व जो है जब किसी यौगिक के साथ में अभिक्रिया करता है तो उस यौगिक में विद्यमान अन्य तत्वों का स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कल बताया गया कि जब हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 जिंक की छड़ डाल देते हैं तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और यहाँ पर विलयन जो है वो बन जाएगा ZnSO4 का और यहाँ पर कॉपर धातु जो है वो अलग हो जाएगी। इसके बाद में आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारी अणुओं में उपस्थित दो भिन्न भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर दे। जैसे कि जब हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ में कराते हैं तो बेरियम जो है वो सोडियम का स्थान ग्रहण कर लेता है और सोडियम जो है वो बेरियम का स्थान ग्रहण कर लेता है और हमारा बन जाता है यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होता है वो यहाँ पर बन जाएगा BaSO4 और प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2NaCl। अब अगले नंबर में आते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बाद में तीसरे नंबर में, तो वो होती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। तीसरे नंबर में आए तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। अब देखिएगा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से कोई पदार्थ अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारण जैसे कि ताप, दाब आदि के प्रभाव से दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। और हमने जो कारण लगाया था यानी ताप का या दाब का या उपयुक्त कारण को अगर हम हटा दें तो पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। बताया गया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से कोई भी पदार्थ अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारक जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, ताप दाब आदि के प्रभाव से दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया को भी दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 में आए तो यहाँ पर उष्मीय वियोजन और नंबर 2 में आते हैं नंबर 1 में उष्मीय वियोजन और नंबर 2 में आते हैं तो विद्युत अपघटनीय वियोजन।
नंबर 1 में उष्मीय वियोजन और नंबर 2 में विद्युत अपघटनीय वियोजन। अब उष्मीय वियोजन क्या होता है? उष्मीय वियोजन यानी जब किसी यौगिक को गर्म करने पर, वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां पर हमने PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया तो यहां पर यह PCl3 प्लस Cl2 में बदल जाता है। और जो हम यहां पर गर्म कर रहे हैं, अगर हम इसको हटा दें, जो कारण हमने लगाया है, पहले हमने गर्म किया, अगर ये कारण हम हटा दें तो पुनः हमारा PCl5 जो है ये बन जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे कि दूसरे नंबर में जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो यह अपने अणुओं में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। यहां पर बन जाएगा Na2CO3 H2O बन जाएगा और यहां पर CO2 बनेगा। और जो हमने कारण लगाया है, अगर ये हम हटा दें तो हमारा पुनः जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अतः इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अगले नंबर में आते हैं विद्युत अपघटनीय वियोजन। अब विद्युत अपघटनीय वियोजन क्या होता है, इसमें देखिएगा कुछ यौगिक यानी कि विद्युत अपघट्ट, इनको जल में घोलने पर यह अपने आयनों में यानी कि धन आयन और ऋण आयन में विभाजित हो जाते हैं। फिर से देखिएगा विद्युत अपघटनीय वियोजन में क्या बताया गया, कुछ यौगिक यानी कि विद्युत अपघट्ट, इनको जल में घोलने पर यह अपने आयनों यानी कि धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटनीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर NaCl, अगर हम इसको घोल दें तो यहाँ पर क्या होता है, ये सोडियम धन आयन व क्लोरीन ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटनीय वियोजन कहते हैं। पहले नंबर में बताया गया योगात्मक अभिक्रिया, दूसरे नंबर में बताया गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को भी 2 भागों में बांटा गया। पहले नंबर में एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरे नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब तीसरे नंबर में है तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में तुम्हें बताया गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से कोई पदार्थ अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारक जैसे कि ताप, दाब आदि के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है और उपरयुक्त कारण हटा देने पर पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया भी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 में बताया गया उष्मीय वियोजन और नंबर 2 में बताया गया विद्युत अपघटनीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या होता है, कुछ यौगिकों को जैसे कि गर्म करने पर यानी उष्मा देने पर वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं और उपरयुक्त कारण हटा दें तो हमारा पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटनीय वियोजन में क्या बताया गया कि कुछ यौगिक यानी कि विद्युत अपघट्ट जब जल में घोले जाते हैं तो वो धनायन और ऋणायनों में विभक्त हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटनीय वियोजन कहते हैं। अगले नंबर में आते हैं तो यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया। अब देखिएगा अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपघटन अभिक्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से कोई यौगिक यानी अवयवी तत्व अथवा छोटे छोटे यौगिक
अपघटित हो जाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 में उष्मीय अपघटन। तो उष्मीय अपघटन में हो जाएगा ऐसी रासायनिक, यानी जब अपघटन अभिक्रिया के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, या हम सीधे सीधे दूसरे शब्दों में कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या जब अपघटन अभिक्रिया उष्मा देने पर संपन्न हो, जब अपघटन अभिक्रिया उष्मा देने पर संपन्न हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम उष्मा के द्वारा गर्म कर देते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदल जाता है। यानी जब अपघटन अभिक्रिया के लिए उष्मा की आवश्यकता हो, या ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा के माध्यम से संपन्न हो, किसी भी ढंग से परिभाषा लिख सकते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगले नंबर में आते हैं तो यहां पर हो जाएगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब देखिएगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के विलयन को जब उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl को का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो यहाँ पर यह सोडियम और क्लोरीन में जो है वो पृथक हो जाता है, और यहाँ पर जो सोडियम धातु होगी वो हमें कैथोड पर प्राप्त होगी, और जो क्लोरीन गैस होगी वो हमें एनोड पर प्राप्त होगी। अगले नंबर में आते हैं। पहले नंबर में बताया गया योगात्मक अभिक्रिया, नंबर 2 में विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 3 में वियोजन अभिक्रिया, और नंबर 4 में आपको बताया गया अपघटन अभिक्रिया। अगले नंबर में आते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में से ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन जो है वो पृथक हो जाए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से पदार्थों में से ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन पृथक हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे ढंग से चले तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बढ़े, यानी ऑक्सीकरण संख्या जो है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पहले नंबर में तुमको ये बताया गया कि ऑक्सीजन का योग हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन का यहाँ पर मैग्नीशियम धातु जो थी, यहाँ पर जो एक तत्व दिया हुआ था, इसमें से ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी यहाँ पर जो अभिक्रिया दी हुई है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरे अगले नंबर में तुमको इसमें यही बताया गया या तो क्या हो कि हाइड्रोजन जो है वो पृथक हो जाए। पहले नंबर बताया गया ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन जो है वो पृथक हो जाए। तो यहां पर हमने क्या किया, जिंक की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराते हैं तो
ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर पृथक होगी। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में दो शर्तें होती हैं, या तो ऑक्सीजन का योग हो जाए या फिर हाइड्रोजन जो है वो पृथक हो जाए। ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आज की क्लास में यहीं तक। जो कल की क्लास में जिन लोगों को कल की क्लास छूट गई है वो विद्यालय के YouTube चैनल पर उस क्लास को दोबारा देख सकते हैं। और आज की क्लास में अगर कोई भी परेशानी हो तो विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करिएगा, जिससे समस्या का समाधान जो है वो किया जा सके। धन्यवाद।